तो हेलो क्लास, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आप लोग कर्ण अर्जुन बैच को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय का मेरा मतलब है आप लोग सही तरीके से कर्ण अर्जुन बैच से पढ़ रहे होंगे, जहाँ पे आपको डेली अकाउंट्स के लेक्चर भी मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको डेली लॉ के लेक्चर्स भी मिल रहे हैं और लॉ के डेली क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। स्वाहा। हाँ, तो ये सब आपको मिला, बराबर है। अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस किए बताओ? अभी तक हमने अभी तक 12th क्वेश्चंस कर लिए। कौन से चैप्टर के किए ये बताओ? सर अभी तक हमने कंपनी लॉ के कर लिए हैं। तो कंपनी लॉ के हमने टोटल 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं विथ सेक्शन का पार्ट 1। सेक्शन का पार्ट 2 आएगा कल, यानी कि ट्यूसडे को सेक्शन का पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन का पार्ट 2 भी मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आज से हम लोग क्या चालू कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अभी कंपनी लॉ चलेगा, फिर कंपनी लॉ के बाद हम लोग लाने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अभी हमारा चलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के क्वेश्चंस। अब सर इसके कितने क्वेश्चंस होंगे? इसके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर्स है। इकलौता ऐसा चैप्टर जो आपके एग्जाम में 35 to 40 मार्क्स कवर करता है। इसका मतलब आपको पास कराने के लिए ये सिर्फ एक चैप्टर काफी है क्या? यस। तो अगर ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसके 20 से 25 क्वेश्चन तो बनते हैं, यानी कि 20 से 25 दिन आप इनके क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप हर क्वेश्चंस को अपने तरीके से और सॉल्व करने का ट्राई करोगे। चलिए एक बार ना कॉन्सेप्ट मतलब मैं आपको बता देता हूँ हमारा किस तरीके से कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो आज का हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए कुछ क्वेश्चंस का आंसर खुद से देना है। ठीक है, नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर खुद से देना है। बट आंसर कैसे देना है? जैसे ही ऊपर का हमने सिनारियो पढ़ा, सिनारियो जैसे ही पढ़ा, आपको क्या करना है, वीडियो को करना है पॉज। उसके बाद आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर देखना है और देना है, और देखना है कि आपके आंसर और मेरे आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। चलो चलो, क्वेश्चन पढ़े क्या? तो क्वेश्चन बेसिकली ये केस स्टडी है। ये केस स्टडी में कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है? तो पार्टी इन्वॉल्व है ए, बी एंड इसको ले लेते हैं सी। थोड़ा सा अमेजिंग नाम है, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा लिमिटेड। लिमिटेड, ठीक है। तो ए बी और इसको ले लेते हैं ए बी सी लिमिटेड। ए बी सी लिमिटेड ले लेते हैं। ठीक है, ए और बी कौन है? ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर 5 लाख रुपीज। मतलब ए ने क्या बोला कि मैं तुम्हें मेरी कार सेल करूंगा, बी को बोला 5 लाख रुपए में। ए लेटर डिस्कवर दैट द मार्केट प्राइस ऑफ द कार हैज इंक्रीज टू 6 लाख। मतलब ए ने जब वादा किया था, एग्रीमेंट किया था, तब क्या बोला था कि मैं तुम्हें कार बेचूंगा 5 लाख रुपए में, और कुछ दिनों में मार्केट प्राइस उसकी होगी 6 लाख रुपए, यानी कि उसको 1 लाख का प्रॉफिट मिल रहा था मार्केट से। उसके बाद सो ही रिफ्यूज टू डिलीवर द कार टू बी। तो उसने क्या किया, बी से पहले जो एग्रीमेंट किया था, फिर बी को बोलता है कि मैं तुम्हें कार नहीं भेजूंगा भाई। बी फाइल्स अ केस अगेंस्ट ए बी फाइल्स अ केस अगेंस्ट ए क्लेमिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए आर्ग्यूज दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट लीगली एन्फोर्सेबल एज देयर वाज नो रिटर्न एग्रीमेंट। मतलब बोलते हैं कि ये लीगली एन्फोर्सेबल भी नहीं हुआ था और इसका कोई लीगल एग्रीमेंट भी नहीं बना हुआ था। ठीक है, तो मुझे बताओ, एग्रीमेंट रिटर्न ही होना चाहिए या ओरल भी हो सकता है? सर एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है, लीगली तो बॉन्ड वो भी रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या पूछे एक बार देखो। अभी करो वीडियो को पॉज, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है, आई होप तुमने सबने आंसर दे दिया होगा। अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या था। सबसे पहले एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियल एलिमेंट्स पूछ रहे हैं। अब कौन कौन से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियल एलिमेंट्स है बताओ? बताओ, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताओ क्या होता है? सर नंबर 1 इसेंशियल एलिमेंट नीचे लिखता हूँ, ये देखो इधर लिखता है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उसके बाद और क्या होना चाहिए बताओ? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट
टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, बराबर है। उसके बाद क्या होना चाहिए बताओ, टू पार्टीज होनी चाहिए, टू पार्टीज होनी चाहिए सर। उसके बाद क्या होना चाहिए बताओ, एक वैलिड कंसीडरेशन होना चाहिए सर, वैलिड कंसीडरेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बताओ, बताओ। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सर, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सर। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए और इनसेन नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन सा है बताओ, बताओ। फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज का, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, पार्टी ने खुद ने बोला होना चाहिए कि मैं इसके लिए लीगली करना चाहता हूँ, या तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हो। हम वो पढ़ते हैं ना, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, वो सब चीज़ें ना, तो वो सब चीज़ें इसमें आती है, कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस वाली, कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट फ्री कब नहीं होता, जब उसमें अंडू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक एंड फ्रॉड वाली चीज़ें आती है। तो ये होती है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसेंशियल ऑफ एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि एक तो क्या होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इस केस में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस था, जिसको आपने एक्सेप्ट भी कर लिया था, मतलब लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, ठीक है। आपने एक्सेप्ट भी कर लिया था, यानी कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज भी इन्वॉल्व थी। उसके बाद वैलिड कंसिडरेशन भी था 5 लाख रुपए का, वैलिड कंसिडरेशन भी था, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी थी, यानी कि कुछ नहीं बोला है तो वो लोग माइनर तो नहीं था एटलीस्ट, तो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी थी। उसके बाद फ्री कंसेंट भी दिख रहा था, ऐसा भी नहीं था कि कोई जोर जबरदस्ती वाली चीज। तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, तो एज पर द प्रोविजंस एंड एज पर द इसेंशियल एलिमेंट्स, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। क्या बोला है फिर, एनालाइज वेदर एज रिफ्यूजल टू डिलीवर द कार अमाउंट टू बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा, बी क्या कर सकता है सर, सिंपली अगर ए रिफ्यूज कर दे तो बी क्या बोलेगा, भाई बी के पास ऑप्शन है कि तुमको तो कार डिलीवर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुमने मेरे साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो तुमको तो वैसे भी कार डिलीवर करनी ही पड़ेगी। तो पहली चीज है कि कार डिलीवर करो। या तो बी क्या कर सकता है, बी बोल सकता है कि ठीक है तुमने रिफ्यूजल किया, मैंने मान लिया, चलो कुछ नहीं। एक तो बी बोल सकता है कि रिफ्यूजल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक तो बी बोल सकता है कि मुझे तो कार चाहिए, तो मुझे तो डिलीवरी चाहिए ही रहेगी, ठीक है। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो क्या बोल रहा है, डिस्कस द लीगल रेमेडी अवेलेबल टू बी इन दिस सिचुएशन। बी के लिए कौन सी लीगल रेमेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो सर लीगल रेमेडी बी के लिए क्या होगी, या तो वो बोल सकता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो, या तो क्या बोल सकता है, फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मुझे डिलीवरी दे दो, फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो। या तो बी क्या बोल सकता है इस केस में कि मुझे डैमेजेस चाहिए, इस केस में या तो बी क्या बोल सकता है, मुझे डैमेजेस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दो रेमेडी बी के लिए अवेलेबल हो जाती है, समझ में आया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। और आई होप आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बेसिक का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन तो आपको जमा ही होगा। अगर जिसको नहीं जमा है तो मतलब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अभी भी नहीं आई हुई है, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्ड करें और देखते रहे द विद्यार्थी एकेडमी ऑफ कॉमर्स। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।